नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। बाहर बारिश हो रही है और ठंड का आलम है। ये ठंड सियाचिन में भी पड़ रहा है, इसके पहले भी पड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चाइना और भारत के रिश्ते पर भी ठंडक है। सरगर्मियाँ तमाम जगह है, लोग विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग चाइना बहिष्कार की बात करते हैं, कुछ चाइना के सपोर्ट की बात करते हैं। तमाम तरीके से बातें चल रही हैं। इसी संदर्भ में हम जानेंगे कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, जिसके बारे में भी कई सारी बातें बताई गई है। मसलन कुछ लोग बोल रहे थे, जो मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था उस वक्त में, कि भारत इतना युद्ध लड़ा कि चाइना को हरा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भारत हार गया चाइना से। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कोई विवाद नहीं था, ये छोटा मोटा विवाद था, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहरहाल जो भी है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी गई है। पंडित सुंदरलाल इसमें एक विख्यात नाम है, जो भारत चीन मैत्री के संबंध के पुरोधा रहे हैं और उन्होंने भारत चीन संदर्भ में 1962 युद्ध का भी जिक्र किया है। और उन्होंने बताया है कि भारत पर हमला चीन ने नहीं किया था, बल्कि भारत ने ही चीन पर हमला किया था। और इसका प्रभाव इस रूप में भी दिखाई पड़ता है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI संयुक्त थी, एक साथ रही थी उस वक्त। इसी सवाल पर टूट गई, दो भाग में बट गए कि भारत ने हमला किया है चीन पर या चीन ने भारत पर हमला किया है। और इसी सवाल पर जो नवनिर्मित पार्टी थी CPM बनी, CPI से टूट करके CPIM, उसमें भी टूट हो गया और उसी धारा से निकल करके एक नई धारा का निर्माण हुआ, CPIML, नक्सलवादी आंदोलन, जिसके बारे में शायद दुनिया जानती है, भारत में बसंत का वज्रनाद। और उसके पुरोधा थे चारू मजूमदार। बहरहाल जो भी स्थिति है, हमारे साथ बहुत बड़े विद्वान हैं जिनसे आप पहले ही मिल चुके हैं। और भारत में जो क्रांतिकारी मूवमेंट चला है उसके बारे में भी हमारी पिछले दिनों बातचीत हुई है। उनका वीडियो भी मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मेरे साथ हैं राघव शरण शर्मा, और इनसे हम जानेंगे कि चीन पर क्या स्टैंड रहा है, चीन के बारे में क्या जानते हैं। और चीन के, अब मैं बता दूं आपको कि ये बाकायदा चाइना और भारत के संदर्भ में पूरी अध्ययन किया इन्होंने पुस्तक भी लिखा है। और वो पुस्तक फिलहाल असल में अंग्रेजी में है, तो हिंदी पाठक के लिए कितना उपलब्ध हो पाएगा पता नहीं। आपको अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, अमेजॉन पर भी वो अवेलेबल है। स्वागत है समर भूमि में। आप भारत और चीन के बारे में भी काफ़ी जानते हैं, आपने किताब भी लिखा है। आप कौन सी किताब लिखे हैं, आप एक बार बता देंगे दर्शकों को? किताब का नाम है द अनफॉल्ट वार 1962 एन अप्रेजल। अमेरिका से रूटेलेज द्वारा छापा गया है और उसे अनुमति लेके दिल्ली से मनोहर पब्लिशर भी छापा है। दोनों ही इंग्लिश में लिखी गई, इंग्लिश में है? इंग्लिश में है। तो खैर हिंदी के पाठकों के लिए इंतजार रहेगा, इंतजार कब खत्म होगा कहना मुश्किल है। बहरहाल सर ये बताइएगा, ये चाइना भारत के इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चाइना भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि समस्त इतिहास के पूरे दौर में चीन की जनता और भारत की जनता के बीच कभी भी दुराव नहीं हुआ, कभी भी नहीं। दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध अत्यंत प्रगाढ़ रहे समस्त ऐतिहासिक दौर में। मध्य एशिया में पूरब से चाइनीज सभ्यता आती थी, पश्चिम से अरब की सभ्यता आती थी और दक्षिण से भारत की सभ्यता। तीनों का मिलन बिंदु था मध्य एशिया। तो इस्लाम तो बाद में आया। चीन और भारत पुराने देश हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत आपस में लेन और देन सांस्कृतिक किए हैं। और कई चीनी यात्री आए, फाइयान, हुएनसांग, इत्सिंग, और वही लोग के लिखा हुआ के आधार पर भारत का इतिहास खड़ा होता है। चीन से व्यापार समुद्री रास्ते से भी और स्थल रास्ते से भी बुद्ध के समय से ही हो रहा है, या और पहले से भी। मणिपुर, नागालैंड के रास्ते से बर्मा होके और फिर अफ़गानिस्तान होके मध्य एशिया के रास्ता से, और दक्षिण पूर्व एशिया में जब भारत का उपनिवेश खड़ा हो गया तो समुद्री बेड़ा के लिहाज से हमेशा व्यापार होते रहा।
तो दोनों की जनता कभी भी आज तक नहीं लड़ी, यह है। तो दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों साम्राज्यवाद के जुए से भारत तो सीधे गुलाम था और वो इनडायरेक्टली गुलाम था। कई महाशक्तियाँ उसके छाती पर सवार थी, फ्रांस भी, पुर्तगाल भी, इंग्लैंड भी, अमेरिका भी, रूस भी, जापान भी सर। जापान तो बाद में जीता 42, लेकिन वो सब महाशक्तियाँ जगह जगह कब्जा में रखे थे। सर मेरा एक सवाल रहेगा, भारत और चाइना के बारे में आपने बताया कि बहुत ही पौराणिक रिश्ते रहे हैं, वहाँ के यात्री आते रहे हैं भारत में, सिंह वगैरह हुए या फाहियान का नाम बताया है आपने, भारत में आते रहे हैं, शिक्षा भी ग्रहण किए। यहाँ तक कि बुद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था, बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार आपको चाइना में ही हुआ, पूरा देश ही बुद्धिस्ट बन गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का संबंध चीन से खराब हो गया? यह न चीन की गलती है न भारत की गलती। पंखा चला लगा नहीं, छोड़ दीजिए ना। ये है इतिहास की लीगेसी। इतिहास ने दोनों के ऊपर इस विवाद को लादा है। भारत में जनरल आते थे वाइसराय, वो दो तरह के होते थे। एक होते थे जो भारत की सुरक्षा सिंगापुर में, अदन में, हांगकांग में देखते थे, और दूसरे होते थे हम व्यापार करने आए हैं, हमको उन बातों से क्या मतलब है। तो एक जनरल जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के होते थे, वे सीमा को आगे बढ़ा लेते थे। हिमालय, हम लोग कल्पा में हिमालय पार करते हैं, बद्री धाम में हिमालय पार करते हैं, नर नारायण पर्वत एक ग्रेटर हिमालय है, और कश्मीर में अमरनाथ गुफा ग्रेटर हिमालय है। लेकिन भारत चीन युद्ध वहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। मनाली रोहतांग दर्रा हिमालय, और रोहतांग दर्रा से लेह 434 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर सियाचिन है। तो हिमालय से 700 किलोमीटर दूर बैटल फील्ड है भारत और चाइना के बीच में। इसको लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। तो जो जनरल उस टाइप के थे, वो लोग भारत की सुरक्षा भारत में नहीं देखते थे, मध्य एशिया में देखते थे। और चूँकि चाइना उस समय अफीम खा के सोया हुआ था, और डोगरा राजा कश्मीर का बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उस समय कुछ जातियां भारत की बहुत आगे बढ़ी चढ़ी थी, जैसे मराठा, पंजाब के सिख, कश्मीर के डोगरा, बिहार में भूमिहार, महाराष्ट्र में चितपावन, ये सब बहुत ज़्यादा उस समय आगे बढ़े हुए थे। तो डोगरा की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों से हथियार मिल गए तो वो आगे बढ़ते चले गए, हिमालय पार किए, जंस्कर पार किए, लद्दाख पार किए, काराकोरम पार किए, कुनलुन पार किए, और बिल्कुल शहीदुल्ला में जाके डट गए, तारिम बेसिन के पास, गोभी मरुभूमि के पास। दूसरे वाइसराय आए, बोले कि हम तो व्यापार कमाने आए हैं, भारत के सीमा से हमको क्या लेना देना है। वो सीमा को पीछे हटा लेते थे, काराकोरम पर कर देते थे। तो अंग्रेजी ही सीमा का निर्धारण नहीं कर पाए, तो सीमा अनिर्धारित रह गई, अनिर्धारित। यही भारत चीन के मत्थे आया। जब दोनों आज़ाद हुए तो चीन फंस गया कोरिया और वियतनाम युद्ध में। उधर से जब फ्री हुआ तो अपना देखने लगा, तरहथी जिसका होता है उसी की अंगुली होती है। उस समय डायरेक्ट रूल करना असंभव था, लेकिन करद राज बना करके लोग रखते थे। समुद्रगुप्त ही मद्रास जीता तो करद राज बना दिया, राजेंद्र चोल भी बिहार जीता तो करद राज बना दिया। मद्रास का बिहार पर शासन न हुआ, लेकिन करद राज बनाया। पंजाब वाले बिहार जीते, करद राज बना के छोड़ दिए। बिहार वाले जब पंजाब जीते तो करद राज बना के छोड़ दिए। वहाँ डायरेक्ट रूल करना पटना से पेशावर को आसान नहीं था। तो उसी ढंग से चीन कई हिस्सा है, मंचूरिया, मंगोलिया, सिकियांग, तिब्बत, मेन चाइना, तो सब पर रूल करना आसान नहीं था। तो करद राज बना करके छोड़ दिया। तो तिब्बत लूजली एसोसिएटेड था चाइना से, आंतरिक मामला में स्वतंत्र था, लेकिन ओवरऑल में चाइना उनका बॉस था। तभी तो जोरावर सिंह हमारा सेनापति मारा गया 1840 के आसपास तिब्बत में।
वो क्यों मारा, चाइनीज सेना मारी, तो चाइना क्यों तिब्बत में था? तो कारण कि सुजरन था तिब्बत, सोवरन पावर था चाइना के पास। तो अब जब दोनों अपना सीमा खोजने लगे तो रेशम मार्ग पर कब्जा करने के दोनों को सूझा। वो नो मैंस लैंड था, बर्फीला रेगिस्तान, 18,000 फीट के ऊंचाई पर कारवां गुजरता था। वहाँ न कोई आबादी था, न कोई जानवर था, न कहीं घास था, कुछ भी नहीं था, केवल उससे होके लोग गुजरते थे। काराकोरम के उत्तर में सभ्यता थी और तिब्बत में सभ्यता थी, बीच में वो रेगिस्तान था बर्फीला। तो भारत का कारवां, तिब्बत का कारवां, चीन का कारवां, अरब का कारवां और रोम तक व्यापार होता था, सब गुजरते थे। तो उस रेशम मार्ग पर कब्जा करने के चीन के भी दिमाग में बात आया और नेहरू के भी आया। चाइना पहले वहाँ पहुँच गया। चाइना तेज़ी से विकास किया, वो लड़ करके आज़ादी लिया था। हम लोग को अंग्रेज़ों की कृपा से आज़ादी मिला था। लड़ने वाले तो दूसरे थे, किसान थे, आदिवासी थे, फौजी थे, फैक्ट्री के मजदूर थे, स्ट्राइक किए, वो लड़े, कुचल दिए गए। और जो अंग्रेज़ों के साथ थे, विदेश से पढ़े थे, अंग्रेज़ों के कृपा पात्र थे, अंग्रेज़ों द्वारा नेता बनाए गए थे, और वो लोग के हाथ में आया तो एक फ़र्क हो गया। तो चाइना 50 में ही वहाँ पहुँच गया, अक्साई चीन, और हम वहाँ पहुँचे 59 के बाद। और 59 के बाद पहुँचे तो आगे बढ़ना शुरू किए। सेनापति हमारे थे थिमैया, वो मना किए, फौज ऐसे नहीं बढ़ती है, फौज को लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए। नेहरू बोले कि युद्ध तो होना नहीं है, केवल झंडा दिखाना है कि भारत की भूमि है, होम गार्ड ऐसा कुछ रखना है। थिमैया बोला कि इस तरह से नहीं होती है, हमको रोड चाहिए, हमको सपोर्ट चाहिए, हथियार चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। लेकिन नेहरू और कृष्ण मेनन और थापर और BM कौल, ये चारों मिलके फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत 59 के बाद बढ़ना शुरू किए। चाइना मना किया कि आप आगे मत बढ़िए, लेकिन भारत का बढ़ना जारी रहा। चाइना पीछे हट गया। तो नेहरू को विश्वास हो गया कि चाइना हमसे लड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसा हो गया कि चाइना के पीछे इंडिया, इंडिया के पीछे चाइना, 2,500 वर्ग मील एरिया में दोनों गुत्थम गुत्था हो गए ऐसे बिल्कुल। अब उसमें तो झड़प होना स्वाभाविक था। 9 सिपाही मारे गए कुंभ का दर्रा में भारत के। तो भारत में तो तूफान मच गया। नेहरू कमज़ोर है, नेहरू कायर है, नेहरू नपुंसक है। यहाँ के विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया और कृपलानी, ये सब नेता नेहरू पर चढ़ बैठे। पहले कृपलानी शिकायत करते थे गांधीवादी मुल्क में फ़ौज की क्या ज़रूरत है। अब उन लोग को शिकायत हो गया कि नेहरू फ़ौज पर खर्च क्यों न कर रहा है। तो नेहरू फंस गए। उनको अपना वीर विक्रमादित्य का चेहरा दिखाना था, तो वो इस बात को ठीक से समझे नहीं। अमेरिका लड़ रहा था चाइना से, नेहरू को विश्वास हुआ कि अमेरिका हमारा साथ देगा। रूस और चाइना में झगड़ा हो गया स्टालिन और माओ में। उसी आधार पर यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया। स्टालिन वाले CPM में गए। सर करेंगे 53 में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी। स्टालिन बाद था, तो स्टालिन बाद वाले थे, वो भारत में CPM बनाए। खुरुश्चेव बाद वाले जो थे वो CPI बनाए, और माओ वाले जो थे CPI-ML बनाए। नक्सल तो कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा भी इसी में हुआ। नेहरू ही बात को तो ठीक ठीक समझ गए कि रूस और चाइना में अब दोस्ती नहीं हो सकता है, लेकिन ये बात को नहीं समझे कि अमेरिका और चाइना भी दोस्त हो सकते हैं। यही नेहरू से चूक हुई। चाइना अमेरिका से परमिशन ले लिया, हम घमंडी नेहरू को निगोशिएटिंग टेबल पर लाना चाहते हैं, ज़मीन कब्जा करना नहीं चाहते हैं। और जब हम इंडिया के तरफ बढ़ेंगे तो आप हमको लाओस और फार्मोसा में तंग न करिएगा। आप आश्चर्य करिए, अमेरिका ने स्वीकृति दे दी। एक ही सिंगर के आत्मकथा में आप पढ़िए, विदेश मंत्री जो अमेरिका के थे, स्पष्ट उन्होंने इसे लिखा है। इसी बात को नेहरू नहीं समझ पाए। इनको लगा कि रूस भी हमारे साथ है, अमेरिका भी साथ है, दलाई लामा आ गए तो बुद्धिस्ट कंट्री साथ हो गए, और थर्ड वर्ल्ड के हम तो खुदे लीडर हैं, तो चाइना का वर्ल्ड में है कौन। तो इनकी महत्वाकांक्षा जाग गई।
चाउ एन लाई लड़ना नहीं चाहते थे, उनको अपने देश को महान बनाना था। चाउ एन लाई सर चीन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हाँ, तो लड़ना नहीं चाहते थे, तो इंडिया में आए, 6 दिन रुके, बोले कि जो तुम्हारे कब्जे में है तुम रखो, जो हमारे कब्जे में है हम रखें, और जो दोनों में किसी के कब्जे में न है इसे भी तुम ही रखो। इसे सुंदरलाल ने रखा है, नेहरू के दोस्त थे, और चरण सांडिल्या और कई किताबों में। जी बिल्कुल। लेकिन नेहरू का कैबिनेट इसको अलाउ नहीं किया, या नेहरू के खुद ही कैबिनेट को बहाना बना लिए, चाउ एन लाई से कोई बात नहीं की है। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा टोकेंगे हम, जब चाउ एन लाई भारत आए थे तो भारत में जो हिंदू महासभा के लोग थे, या अटल बिहारी वाजपेयी हो या जो भी हो, ये लोग चीन के जो अध्यक्ष थे माओ, उनके खिलाफ ब्लैक फ्लैग फैला रहे थे, या उसकी अगजनी कर रहे थे, या उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो ऑब्वियसली सी बात है सर कि जब एक प्रधानमंत्री आपके दूसरे देश के प्रधानमंत्री आपके देश में आते हैं, और जब उनके आप खिलाफ उनके ही जो अध्यक्ष है उनके खिलाफ अगर सवाल उठाते हैं, नारे लगाते हैं, आप वो बैक ये बातें जो थी ये तो औपचारिकता था, इससे कोई देश का संबंध खराब नहीं होता है। तो इन नारा से और प्रदर्शन से चाउ एन लाई ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति को कोई फर्क न पड़ता। लेकिन एक चीज़ सर फिर चाइना महाशक्ति बनना चाहता था, और किसी भी देश से लड़ाई नहीं चाहता था उस समय। आज की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर आप अपने से बताया था थोड़ी देर पहले कि कृपलानी वगैरह जो थे, या उस लोग थे, दुमुहा लोग थे, कभी बोलते थे सेना की जरूरत नहीं है, कभी बोलते थे सेना कमजोर है, सेना बनाओ। इस बात को हम पूरी कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं इसका प्रमाण देखिए। चाउ एन लाई पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान को 750 स्क्वायर वर्ग मील ज़मीन काराकोरम के उत्तर दे दिया। नेपाल गया, और मानंग भोट हिमालय के उस पार है जहाँ मुक्तिनाथ तीर्थ है, नेपाल को दे दिया। मैकमोहन रेखा को मंजूर किया बर्मा में, और अलावे कुछ ज़मीन बर्मा मांगा, सो भी दे दिया। 13 कंट्री से सीमा विवाद उसका सुलझ गया। रूस उस सिरी नदी में झगड़ा कर रहा था, चाइना पीछे हट गया, जाओ ये भी तुम ही रखो। सिर्फ भारत से उसका सीमा विवाद है, और दुनिया में किसी कंट्री से सीमा विवाद 13 कंट्री से उसका हो गया। तो चाइना उस समय लड़ाई नहीं चाहता था, वो महाशक्ति के रास्ते पर जाना चाहता था, और गया, आज बन भी गया, सब झगड़ा निपटा करके। भारत में लॉबी अलग अलग था, यह गुलाम मुल्क था, इंग्लैंड की लॉबी थी, रूस की लॉबी थी, अमेरिका की लॉबी थी। रूसी लॉबी देखते हैं मीग और वो सब रशियन सामान भारत खरीदता था। तो चंद्रशेखर थे, मधुलिमय थे, और नेहरू परिवार था, ये सब रशियन लॉबी के थे। और आज भी रसिया से उन लोग का अच्छा संबंध है। और अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया, कृपलानी, ये सब अमेरिकन लॉबी के थे। अमेरिका चाहता था कि भारत चीन में झगड़ा हो, और ये लोग को प्रोत्साहन देता था, और अमेरिका नेहरू से खिलाफ रहता था। नेहरू थर्ड नॉन कंट्री को, थर्ड वर्ल्ड को वो रसिया के पक्ष में खड़ा कर देते थे हर एक मामला में, जो भी इशू आता था विदेश नीति का। तो अमेरिका नेहरू परिवार से परेशान रहता था। आर्थिक मामला में कोई शिकायत नहीं था, लेकिन विदेश नीति के मामला में, राजनीतिक मामला में नेहरू परिवार से अमेरिका परेशान रहता था। तो अमेरिका भी चाहता था नेहरू को शिक्षा मिले, और यही हुआ। अमेरिका ललच रहा था चाइना का बाजार देख के, और चाइना ललच रहा था अमेरिका का टेक्नोलॉजी देख के। ऊपर ऊपर दोनों लड़ रहे थे, अंदर अंदर निगोशिएशन चल रहा था, और लास्ट में दोनों में एकता 89 में खुल करके सामने हो गया। लेकिन यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। अमेरिका रसिया को कह रहा था हम लोग दोनों मिलकर चाइना को कुचल दें। अमेरिका चीन को कह रहा था कि हम लोग दोनों मिलकर के रसिया को तोड़ दें। अमेरिका नेहरू को कह रहा था हम हथियार देंगे, तुम चाइना से लड़ो, दिया भी। छोटा टैंक, हल्का टैंक, पहाड़ पर लड़ने वाला दिया। और अमेरिका चाइना को कह रहा था कि घमंडी नेहरू को मजा चखाओ। ये सब रिटर्न है, दस्तावेज है, हम ऐसे न बोल रहे हैं। कि सिंगर की आत्मकथा एक उदाहरण दी है, और नेविल मैक्सवेल की किताब है इंडिया जे चाइना वार, अब बहुत जगह इसे देखेंगे। तो एक कई चीज़ें, इस सब चीज़ों को नेहरू समझ नहीं पाए, और अपने महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए।
न कोई बुद्धिस्ट कंट्री उनका साथ दिया, न थर्ड वर्ल्ड साथ दिया, न रसिया साथ दिया, न अमेरिका साथ दिया, बिल्कुल। और इसीलिए हम किताब का नाम रखे हैं द अनफॉट वार 1962 एंड अप्रेजल। वह लड़ाई जो लड़ी ही नहीं गई, लड़ाई हुई ही नहीं। अब चौंक जाइएगा, लेकिन यह यथार्थ है। 1 लाख फौज हमारी नेफा में थी। चाइना का मात्र 1 ब्रिगेड था नमकांचू नदी पर, ढोला में, खिजमन में, गुमला दर्रा पर। और हमारा मेजर जनरल एस पठानिया थे, ब्रिगेडियर डेलवी थे, ब्रिगेडियर गुरबख्श सिंह थे, कोर कमांडर BM कोल थे। ये सब वहाँ कैंप किए हुए थे सेला दर्रा पर। लेकिन चाइना जब चढ़ाई किया और बगली काटा जंगल के रास्ते से, वो रास्ता इनको पता भी नहीं था, और बैग से इनको घेर लिया, तो पूरी फौज भाग गई हथियार फेंक करके, तोड़ करके। और गोली से नहीं मरी चाइना के, बर्फ़ में गल के ज़्यादा मरी। ब्रिगेडियर डेलवी गिरफ्तार हो गए, BM कोल गिरफ्तार होते होते बचे, ब्रिगेडियर होशियार सिंह 62 ब्रिगेड का मारा गया। तो अनफॉट वार, लड़ाई लड़ी ही नहीं गई। ये सेला दर्रा पर इंतजार कर रहे थे, यही एक रास्ता है, इसी से आएगा और कुचल देंगे, और कुचल देते हैं। इनके पास टैंक था, उसके पास AK-47 था, ये पहाड़ पर ऊंचाई पर थे, उसको नीचे दर्रा हो के आना था। चाइना के जासूस उसको पल पल का खबर दे रहे थे, उसको सब कुछ इनके बारे में पता था। इनका चाय पिलाने वाला, इनके देह में तेल लगाने वाला, इनकी रखेलें सब चाइनीज़ थी। इनके सारी बातें वो जानता था, टोटल प्लानिंग जानता था, और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सर एक सवाल है, ये तो एक चीज़ हो गया सर, एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कहा जाता है कि जब 62 में लड़ाई हुई, या जो भी आप बोलते जो ऐसी लड़ाई जो लड़ी ही नहीं गई, उसके बाद बहुत सारे सैनिक को चाइना अपने देश में ले गया, अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके। तो कुछ लोगों का दावा है कि चाइनीज़ सैनिकों को चाइनीज़ सैनिकों ने भारत के सैनिक जो गिरफ्तार हो गए थे उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, बहुत टॉर्चर किया। इसमें कितना सत्यता है सर? उसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। जो हथियार थे वो नहीं ले गया, बहुत भारी हथियार भारत का पकड़ाया, वो सब लौटा दिया, और जो गिरफ्तार करके ले गया उनको भी लौटा दिया, और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। ये जो टॉर्चर करने वाली बात आ रही है, कहाँ से आ रही है सर? तब ये ऐसे र्यूमर है, बड़ा देश है, बड़ी सभ्यता वाला देश है, छोटे मोटे काम छोटे देश के छोटे नेता करते हैं। वो लोग बड़े नेता थे, तो ये गलती न नेहरू कर सकते थे, न चाउ कर सकते थे, तो यह मामला नहीं है। वो यही चाहता था कि लड़ाई शुरू होने के पहले इंडिया जहाँ था वो लाइन पर आ जाए, 59 के लाइन पर। नेहरू का कहना था कि 59 और 62 के बीच में 2500 वर्ग मील ज़मीन जो हम रिकवर किए हैं, तो वो हमको छोड़ दिया जाए। चाउ एन लाई इसको देने को तैयार थे, नेहरू रिफ्यूज कर दिए। चाउ एन लाई तो साफ बोलिए जो हमारे कब्जे में न है, इसको तुम रखो। लेकिन नेहरू की महत्वाकांक्षा और थी, वो अमेरिका, वो रशियन लॉबी में थे और लड़ने के लिए कटिबद्ध थे। जैसे आज है क्वेड में जाने के लिए इंडिया कटिबद्ध है। तो सर आपका कहना ये हुआ कि भारत और चीन के बीच संबंध बिगड़ा, इसमें अमेरिका और अमेरिकन लॉबी के लोग जिम्मेवार हैं, जो अमेरिका और रसिया दोनों। रसिया जो टैंक देने लगा, मिग देने लगा इंडिया को, और सब कारखाना लगाने लगा, जितना देख रहे हैं रसिया का लगाया कारखाना है, इस्पात कारखाना हो, मशीन बनाने का हो, संचार प्रणाली का हो, सब रसिया लगाया। तो उससे नेहरू और रसिया दोनों नज़दीक आ गए, और चाइना अलग थलग पड़ गया कम्युनिस्ट वर्ल्ड में। केवल अल्बानिया और क्यूबा, ऐसे वियतनाम, ऐसे मुल्क उनके साथ रहे। पूरा दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टी रसिया के साथ चली गई। तो इसका झगड़ा था अंदर अंदर, और इंडिया उस चेस बोर्ड में, शतरंज के खेला में मोहरा बन गया। नेहरू ये बात को नहीं समझ पाए, लेकिन नेहरू के नाती राजीव गांधी समझ गए। तो राजीव गांधी जब मिनिस्ट्री में आए तो जाके चाइना को बतलाए कि जो हो गया सो हो गया, और हम लोग जनता कभी नहीं लड़ी है इतिहास में, तो आगे हम लोग कोई गोली नहीं चलाएंगे। आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, हम जहाँ हैं यहाँ हम रहें, और बीच का जो एरिया है इसको दोनों मिलकर पेट्रोलिंग करें। यही चल रहा था। लेकिन भारत जब क्वेड में जाने लगा तो चाइना फिर दबाव बढ़ा दिया।
वो बीच के जो नो मैन्स लैंड था उसमें इंडिया को रोक लगा दिया कि तुम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हो, जहाँ हो वहीं रहो, एक तरफा। जी। तो यह इंडिया की है और इस पर बातचीत चल रही है। 8 फिंगर है, 3 फिंगर लौटा दिया पेंगोंग झील में, चौथा फिंगर अभी बाकी है। और चांगचेनमो घाटी में हॉट स्प्रिंग पर बहस चल रहा है, और डेप्सन प्लेन में जो हम लोग का हवाई अड्डा है, तो छोटे मोटे अब हैं। अब कोई बड़ा झगड़ा ना है। बड़ा झगड़ा है कि भारत किस लॉबी में रहेगा। अगर अमेरिकन लॉबी में रहेगा तो चाइना इंडिया को दुश्मन मानेगा, अगर न्यूट्रल रहेगा तो बात ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सटीक बात कहा। सर मुझे एक चीज़ कहना है, जब नेहरू मतलब अमेरिकन लॉबी ने जिस तरह से चीज़ों को अरेंज किया है, उसके कारण भारत चाइना के बीच विवाद पैदा हुआ, और राजीव गांधी ने इसे बहुत सराहनीय कदम उठाया, सब बताया आपने। आफ्टर देन ये गलवान में क्या हुआ जहाँ 20 सैनिक मारे गए हमारे? सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदी है सेओक, एक काराकोरम दर्रा से निकलती है और सिंधु में 100 मील सफ़र कर कर के मिलती है सियाचिन ग्लेशियर के पास, अक्साई चीन होके आती है। सेओक नदी की सहायक नदी है, पहला नदी है चिपचप वैली। चिपचप वैली का ग्लेशियर चाइना के पास है। दूसरी नदी है गलवान। गलवान करीब 90 किलोमीटर लंबाई है, 10 किलोमीटर हमारे पास है, 80 किलोमीटर चाइना के पास है। तीसरी नदी है चांगचेनमो, ट्रिब्यूटरी है सेओक नदी की। चांगचेनमो आधा हमारे पास है कोंका दर्रा तक, आधा उस पर चाइना के पास है। चाइना का कहना है कि ऊंचे पहाड़ जो हैं क्रेस्ट लाइन, उसको बॉर्डर रखो। ऊंचे पहाड़ भारत के पास है, पहाड़ों का ढलान है चाइना की तरफ। भारत का कहना है कि नहीं, ज़मीन का ढलान है पश्चिम पूरब से पश्चिम। नदी जो आती है वो गौर्ज को काट के आती है, पहाड़ों को पार करके आती है, तो उसका ओरिजिन जहाँ है ग्लेशियर, वो बॉर्डर होना चाहिए। तो ये परसेप्शन का झगड़ा है। क्रेस्ट लाइन को, ऊंचे पहाड़ को हम सीमा माने या ऊंची ज़मीन को सीमा माने, प्लेटो को किसको माने? तो वही झगड़ा है, और बहुत बड़ा झगड़ा ना है, छोटा झगड़ा है। 20 किलोमीटर चौड़ाई है और करीब 100 मील लंबाई है। वो मोटा मोटी 2500 स्क्वायर वर्ग मील है। तो असल झगड़ा है दूसरा, व्यापारिक। चाइना का इंडिया से बहुत आर्थिक लाभ है, तो चाइना कभी भी इंडिया से नहीं लड़ सकता है। इंडिया का भी जो है व्यापार इस समय चाइना पर बहुत निर्भर करता है। बहुत चीज़ हम लोग ऐसा बनाते हैं जो चाइना यूज करता है, और चाइना जो बनाता है हम तो को रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। और चाइना का माल सस्ता होता है, दूसरे लोग महंगा देते हैं। तो ये परिस्थिति है जो इंडिया को चाइना से लड़ने नहीं देगा, और चाइना को भी इंडिया से नहीं लड़ने देगा। लेकिन वर्चस्व का लड़ाई होता है, डोमिनेशन का लड़ाई होता है, प्रभुत्व का लड़ाई होता है, मुशरकौल जिसको हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं। तो लड़ाई तो अब कभी होना ही नहीं है दोनों के बीच, वह दूर की कौड़ी है। लेकिन यहाँ चुनाव उससे प्रभावित होता है, पेट भूख बेकारी से ध्यान हटाना है, तो चाइना और कश्मीर के प्रॉब्लम को ज़िंदा रखना है। और चीन को भी महाशक्ति बना है तो अमेरिका के सहायक पाया गिरा देना है। पाया गिर जाएगा तो छत भी गिर जाएगा। तो इसलिए वह होड़ दूसरी है। अब वह विदेश का सवाल है, राजनीतिक सवाल हो गया, ज़मीन का सवाल नहीं है। ज़मीन दोनों समझ रहे हैं कि महत्व की चीज़ नहीं है। सर ठीक है, ये बात मान लिया मैं, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है सर, कि सवाल ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि ना तो कोई घुसा है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, जो भी है, लेकिन हमारे 20 सैनिक मारे गए, क्या ये घुस गए थे या वो घुस के मारा है? किसने मारा? डेड बॉडी तो नहीं पाया ना। अब ऐसा है कि जब तय हो गया कि नो मैन्स लैंड को दोनों पेट्रोलिंग करेंगे, राजीव गांधी का यही था एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट आज भी लागू है, और हथियार प्रयोग नहीं होंगे। तो जब चाइना मना कर दिया इंडिया को नो मैन्स लैंड में जाने से, तो यहाँ के लोग की मजबूरी हो गई कि उस डेडलॉक को तोड़ें। तो कर्नल रैंक का अफसर गया। मजबूरी क्या होता है इसमें? डेडलॉक बना रहता, उसका कब्जा बना रहता, तो उस कब्जा को विवादास्पद बनाना था कि एब्सोल्यूट नहीं है, विवाद है,
इसलिए कर्नल रात के अंधेरे में 1100 आदमी लेके गए। इनके पास हथियार नहीं था, मुक्का मुक्की था। आदमी इनको ज़्यादा था, चाइना के आदमी कम थे। नदी पार करके गए, बर्फ़ का नदी, बर्फ़ में गल करके कुछ मौतें हुई। और वहाँ गए तो उनको ये मारे पीटे। संख्या इनका ज़्यादा था, उनकी संख्या कम थी उस पॉइंट पर, चीन के वाले। लेकिन उनके पास मोबाइल था, उनकी फौज पीछे थी और रोड बना चुके थे। तो कुछ मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। इंडिया का रोड वहाँ तक नहीं है, पैदल जाना है। रोड बनाए हैं, दूर है, तो करीब 10 किलोमीटर इनको पैदल जाना है। गए और वो तो तुरंत उस जगह डैम भी बना चुके हैं, तो 3-4 किलोमीटर पीछे थे और मोटर था उनके पास, रोड था, तुरंत पहुँच गए। तो डंडा में कटा हुआ तार बांध के आए, राइफल लेके नहीं आए। तो कटा हुआ तार के बदौलत वो भारत के लोगों को मारे, खूने खून हो गए। लेकिन भारत के लोग ताकत में उनसे दोगुना चौगुना थे, हेल्दी थे, खास यूनिट था, एक कुश्ती लड़ने वाला, इसी काम के लिए तैयारियाँ थी। और तिब्बत के लोग भी इसके अंदर थे। तो ये ताकत था, उसके पास वो कटेला तार था, कांटी ठोका हुआ लाठी में या जैसे हो। तो रात के अंधारा में दोनों मरे, संख्या किसी को ठीक ठीक नहीं मालूम। और लड़ाई से कम मरे, वो तो घायल हो जाते हैं अधिक से अधिक। पानी में गिर के ठंडे में मरे, कोई उनको टाइम पर निकाल नहीं पाया, दोनों के मरे। इंडिया तो अपना संख्या अनाउंस कर दिया, वो अभी तक अनाउंस नहीं किए। तो इंडिया को उसको विवादास्पद बनाना था कि दुनिया का ध्यान आए और भारत के लोग भी सजग हों। हम बोले ना, परसेप्शन का मामला है। 2 लाइन है, इंडिया कह रहा है 62 के लाइन, जहाँ तक हम बढ़ चुके थे इसको मान्य करो। चाइना कह रहा है तुम 59 के लाइन जहाँ से शुरू किए थे बढ़ना, वहाँ लौटो। तो ये परसेप्शन है। और बीच का 20 किलोमीटर नो मैंस लैंड। पहले दोनों पेट्रोलिंग करते थे, अब एक तरफा चाइना के कब्जा में है। तो मोदी जी का यह कहना सही है कि चाइना नहीं घुसा है, वो तो विवादास्पद है। तो यही कह सकता है, भारत घुसा उसमें, उस चलन प्रतिरोध किया, अब 20 लोग मारे गए। अब वो नो मैंस लैंड है, न वहाँ भारत घुसा न चाइना घुसा, वो खाली ज़मीन जो जितना कब्जा कर ले। तो चाइना भी उसमें बढ़ा, नेहरू भी बढ़े, और वही हम बोले इतिहास की लीगेसी है। अंग्रेज ने अनिर्धारित छोड़ दिया, अब तो झगड़ा होना है। अब दोनों बैठ करके उसको फरिया ले शुद्ध मन से। शुद्ध मन दोनों में किसी का नहीं है। इंडिया सोचता है कि चाइना से लड़ाई ना होगी तो अमेरिका मदद नहीं करेगा, फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगेगा, फिर आतंकवाद को बढ़ावा देगा, कश्मीर में परेशान हो जाएंगे। तो अमेरिका को खुश करना चाहता है। और चाइना का है कि इंडिया को हम कुचल देंगे तो हमको प्रशांत महासागर, हिंद महासागर पर कब्जा हो जाएगा। यह रास्ते का रोड़ा है। दर्शकों को बताना चाहेंगे हम, चीन भारत के बीच में जो भी विवाद है, यह विवाद राजनीतिक विवाद है। और ये अमेरिकन लॉबी जो भारत में काम कर रही है, आरएसएस, बीजेपी या इस तरह के लोग, उनके द्वारा क्रिएट किया गया विवाद है ये। चाइना के साथ भारत की जनता का ना तो कभी लड़ाई रहा है, चाइना के साथ भारत के आम मानसिकता का रसिया को भी जोड़ना होगा। केवल अमेरिका से नेहरू का मनोबल उतना नहीं बढ़ता। रसिया जो खुल के सपोर्ट करने लगा इंडिया को और चाइना के खिलाफत करने लगा, तो नेहरू का आत्मविश्वास हो गया। दलाई लामा जब आ गए, ये कई फैक्टर हैं इसमें, लेकिन गलती इसमें नेहरू की ज़्यादा है, चाउ एन लाई के कम है। अभी चाइना के गलती ज़्यादा है। अभी चाइना रंगबाजी कर रहा है, इंडिया उसको सुलझाना चाहता है और चाइना अड़ा हुआ है। उस समय चाइना सुलझाना चाहता था, नेहरू अड़ गया था। तो इतिहास की लेगेसी। तो ये एक मामला है जो कि मैं दर्शकों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ। और आज जो भी चीज़ चल रहा है, भारत चाइना को बीच में लड़ाई करना राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह है और अन्य मामले में भी, आर्थिक मामले में भी। सर, मेरा एक सवाल रहेगा, हर दीपावली दशहरा पर एक स्लोगन चलता है भारत में, झालर का बहिष्कार करो, चाइना माल का बहिष्कार करो। लेकिन भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था में ऐसे बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े जैसे रेलवे का मामला बन रहा है, जो भी है, वो सब चाइना से ही माल आता है। अरबों डॉलर का मैंने चाइना से व्यापार होता है भारत का।
तो ऐसे में ये कहना कि मतलब झालर का बहिष्कार करो, टॉर्च का बहिष्कार करो, चाइना के छोटे छोटे सामग्री जो माल लेकर के आते हैं व्यापारी बेचने के लिए उसका बहिष्कार करो, कितना अंतर है सर? ये नाराबाजी है। जब 1100 ईस्वी के आसपास अरब मुल्क का भारत पर चढ़ाई हुआ तो आप ध्यान दीजिएगा, सारे पाठशाले जला दिए गए, सारे मंदिर तोड़ दिए गए। अब आजकल तो लोग बोलते हैं बचार खिजली नहीं जलाया, ठीक है नहीं जलाया। पटना में क्यों नहीं कोई मंदिर है अंग्रेज़ों के आने के पहले? गया में क्यों नहीं है? भागलपुर क्यों नहीं है? मुजफ्फरपुर क्यों नहीं है? आरा क्यों नहीं है? किसी भी शहर में अंग्रेज़ों के आने के पहले का एक भी मंदिर आप न देखेंगे। दूर देहात में एक आध बचा हुआ है, बोध गया बच गया, 3 लाख आदमी मिल के मिट्टी से ढांप दिए। कनिंघम 800 साल के बाद खुदाई से उसको निकाला, बोध गया। देवघर देव का मंदिर 3 हिस्सा तोड़ दिया गया, काला पहाड़ आगे बढ़ गया, बचा हुआ है। एक सुदूर देहात इंटीरियर में कुंज का मंदिर बचा हुआ है। ऐसे ही इन्हें गिने मंदिर हैं जो अंग्रेज़ों के आने के पहले के। हर शहर में, हर गांव में सब तोड़ दिए गए। हम बच्चा थे, मौलवी पढ़ाते थे, अलिफ बे थे हम लोग को, पाठशाला तोड़ दिया गया। तो भारत का इतिहास जो रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, राहुल संकीर्तन 70 को खच्चर पर लाद के तिब्बत से लाए, तो चाइना में जो चीज़ सुरक्षित है, तिब्बत में सुरक्षित है, उसी से भारत का इतिहास फिर गढ़ा गया। हम लोग नालंदा जाने, विक्रमशिला जाने, सब वहीं से आया है, अनुवाद में वहाँ जो मौजूद है। इसलिए यह बहुत मजबूत रिश्ता है, यह तोड़ा नहीं जा सकता है। ये नेताओं का झगड़ा है, जनता का झगड़ा नहीं है। हम आपको एक रहस्य की बात बता रहे हैं। जब लद्दाख हम घूम रहे थे और अक्साई चीन एरिया, एक फौजी अफसर हमको बताए, जब पाकिस्तान तरफ हम लोग मुँह करते हैं तो तेगुना उत्साह बढ़ जाता है और जी जान से लड़ते हैं, और चाइना तरफ मुँह करते हैं तो लड़ने का मन न करता है। किस बात के लिए लड़ रहे हैं? दोनों तो एक हैं, दोनों एक ही बुद्ध को मानते हैं, दोनों आबादी आधा इंडिया में है, आधा चीन में है, एक के तिब्बती आबादी दोनों तरफ है बॉर्डर पर। तो कौन बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं? ये निर्जन ज़मीन के लिए क्या है? तो हम लोग को मने न करता है, सिपाही तक न समझ पाता है ये किस बात की लड़ाई है। सर एक चीज़ बोलेंगे कि अभी जब नेहरू पार्लियामेंट में थे तो यही सवाल नेहरू ने भी रखा था। तो एक सांसद जो थे महासभा के, महावीर त्यागी, उन्होंने कहा कि मेरे सर पर, मैं गंजा हूँ, मेरे सर पर बाल नहीं है, तो क्या हमें सर काट लीजिएगा? तो इस तरह का मामला बन रहा है। तो क्या निर्जन जगह है, छोड़ दिया जाएगा? खैर जो भी सवाल है सर, लेकिन मेरा सवाल रहेगा एक और चीज़ का। भारत के कुछ हिस्से में अभी खबरें आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख में या अन्य हिस्सों में चीन आगे बढ़ गए हैं, वहाँ पर अस्थाई कंस्ट्रक्शन बिल्डअप कर लिया है। ये क्या है? इंडिया के अंदर नहीं किया है, बॉर्डर पर अपना वो कर रहा है। तो हमको भी बॉर्डर पर बसाना चाहिए। भैकुअम है, बद्रीधाम से आप आगे जाइएगा, मन्ना दर्रा तक 40 किलोमीटर में कोई आदमी नहीं, बर्फीला रेगिस्तान है। तो जब सन्नाटा रहेगा तो कोई तो उसको फिलअप करेगा। तो बॉर्डर जो है हम लोग का बिल्कुल खाली है। बॉर्डर है 18,000 हाइट पर, और गांव अधिकतम है सो 15,000 हाइट है, और बद्रीधाम में तो 12,000 हाइट है माना गांव, उसके बाद कोई नहीं है। तो 15,000 हाइट स्पीति में है, लद्दाख में है, पेंगोंग झील में, और उसके बाद तो बर्फीला रेगिस्तान है। तो हमको भी बॉर्डर को भरना चाहिए। भर रहा है, रोड अब बन रहे हैं, हवाई अड्डा बन रहे हैं, तो चाइना कर रहा है, तो उससे हमको क्या है? हर देश वो अपने देश में कर रहा है। हाँ। वो अपने देश में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जो तो मोदी ठीक कह रहा है कि घुसा नहीं है, मोदी का कहना सही है, और राहुल का भी कहना सही है कि घुस गया है। तो कारण हम बोले नो मैंस लैंड में घुसा है, जो बीच का है, और उसी के लिए इंडिया लड़ रहा है कि तुम बैक हो जाओ। इंडिया में नहीं घुसा है, नो मैंस लैंड जो था कि दोनों मिलकर के 20 किलोमीटर खाली जगह वहाँ पर बना रहा है। हाँ। सर इसमें एक चीज़ और रहेगा, ये अभी जो चल रहा है, नया एक प्रोसेस चल रहा था भारत और चीन के बीच में, उसमें एक नया चीज़ जो टर्निंग पॉइंट आया है वो ये आया है कि भारत में जो अग्निवीर लाया गया है,
तो अग्निवीर लाने के कारण जो है नेपाल की जो फौज गोरखा बटालियन जो भारत में बिल्डअप था वह अब चीन के सेना में शामिल हो रहा है। एक बात ये हुई, चीज़ ये हुआ कि चाइना का कहना है कि अगर इंडिया हमसे लड़ता है, युद्ध लड़ता है अगर है, तो पाकिस्तान भी इससे लड़ेगा, नेपाल भी इससे लड़ेगा और भारत को कुचल देंगे। दूसरी चीज़ है कि भारत के सैनिकों जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, उनका कहना है कि अगर चीन भारत से युद्ध होता अगर है तो 12 दिन भी भारत की सेना टिक नहीं पाएगी। इसमें से कितना दम है? अब इसको समझिए, पाकिस्तान इंडिया में इतने युद्ध हुए, चाइना न्यूट्रल रहा, तो अफवाह अपने जगह, चाइना जरा सा भी किसी का पक्ष नहीं लिया, यही कहा कि दोनों आपसी झगड़ा सुलझा लो। नेपाल का उत्तरी हिस्सा तिब्बत का है। चाइना जब अफीम खा के सोया हुआ था तो नेपाल का राजा जैसे डोगरा लद्दाख में बढ़ गए आगे, उसी ढंग से नेपाल राजा दक्षिणी तिब्बत को कब्जा किया। तो वास्तव में तिब्बत का हिस्सा है। सिक्किम तिब्बत का है, भूटान तिब्बत का है, अरुणाचल तिब्बत का है। अरुणाचल में 1951 में भारत पहुंचा है, KPS मेनन तवांग पहुँचे। उसके पहले खाली कागज़ में नक्शा घेरा हुआ था कि इंडिया है, कोई वहाँ तिब्बत के शासन था, तिब्बत के लोग टैक्स लेते थे। जब तिब्बत को चाइना मिला लिया अपने में तो सिक्किम भूटान इंडिया तरफ आ गए, नेपाल भी इंडिया तरफ आ गया डर से कि हमको भी मिला लेगा। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण BP कोइराला को हथियार देख के नेपाल राजा पर चढ़ाई करने लगे तो वो नेपाल राजा चाइना तरफ चला गया। इंदिरा गांधी चतुराई से वो सब राइफल वापस करवाई और नेपाल तब से फिर इंडिया का दोस्त हो गया। अब वो गरीब है, उसको इंग्लैंड फौज में नौकरी दे, चाइना दे, रसिया दे, नेपाल इंडिया के खिलाफ कभी नहीं जा सकता है। तब है कि अपना पानी वो बेच सकता है तो हम ही खरीदें, अगर हम न खरीदेंगे तो चाइना खरीदेगा, बिजली ले जाएगा नेपाल के नदी का। तो चूँकि हम अपना ही पानी इस्तेमाल न कर रहे हैं, अविरल गंगा एक बार टेहरी बना तो यहाँ चिल्लाने लगे लोग, कुफ्र हो गया। उसमें तो इसमें ये भी कहा गया था आज दिल्ली यार पानी के लिए मर रहा है, एक के टेहरी न बनता तो दिल्ली प्यासा मर जाता। तो इंडिया में विज्ञान को लोग नहीं, अंधविश्वास पर हैं। एक सर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी और आपको भी सलाह देना चाहूँगा। एक बीजेपी के एक सांसद हुआ करते थे नेता, वो कहा करते थे कि अगर नेहरू कितने बुरे लोग हैं, मतलब उसमें बीजेपी नहीं था, जनसंघ कुछ और था, महासभा था, कि बिजली निकाल लेगा पानी से अगर तो खेती खराब हो जाएगा हमारा। इस तरह की भी अंधविश्वासपूर्ण बातें कही जा रही थी उस दौर में टेहरी बांध के खिलाफ में। खैर जो भी हो, तो अब उस समय बीजेपी के नेता की गलती न है। अब गांधी बोलता है चरखा, तो आज के युग में किसी राष्ट्र के तरक्की का आधार चरखा नहीं हो सकता है, विज्ञान हो सकता है। और गांधी विज्ञान को, डॉक्टरी को, वकालत को, हिंद स्वराज में कितना गाली दिया है, कितना निंदा किया है, वर्णाश्रम को कितना सपोर्ट किया है, और तैयो हिंद स्वराज को लोग समझते हैं कि दुनिया की सर्वोत्तम अच्छी किताब है, कुरान और बाइबल से भी अच्छी है। तो ये अंधविश्वासी देश है, इसीलिए ये हज़ारों साल गुलाम रहा। सर यहाँ मेरा एक सवाल, लास्ट सवाल रहेगा इस संदर्भ में सर, चाइना और भारत के संदर्भ में मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा। 49 में चीन आज़ाद हुआ, उससे 2 साल पहले 47 में भारत को आज़ादी मिली। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा देश बनता जा रहा आर्थिक मामले महाशक्ति में। भारत आज ही पिछलग्गू की तरह कभी रूस, कभी अमेरिका, कभी कहीं 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 घूम रहा है। क्या रीजन है सर कि चीन इतना विशाल आर्थिक महाशक्ति बन गया, भारत नहीं बना? में कह दिए उसकी आज़ादी हुई मुकम्मल, पूरी, टोटल। वो लड़के कैप्चर ऑफ पावर, सीजर ऑफ पावर, छीना आज़ादी, कोई दिया नहीं। और हमको अंग्रेज बरियरी हमरे मत्थे मढ़ दिए, तुम लो न तो हम भारत को 700 भाग में बांट के चल जाएंगे। तो ये लोग कहीं नहीं 2 भाग में बांटिए, लाइए हम दस्तखत करते हैं। तो हमको डोमिनियन स्टेटस मिला। हमरे यहाँ गांधी नेता है जो ब्रिटिश फौज, जुल्लू वार, बोअर युद्ध सब में फौज के नौकरी किया ब्रिटेन का, अंधविश्वासी रहा। चरखा काट के बुनकर का रोजी रोटी मार दिया, सब्सिडी पर है। और सब लोग जमुनालाल बजाज और बिरला के कारखाना में मजदूर हुए, और वही कमाई से बिरला आश्रम बनाया। चरखा काटो, उधर लड़ाई में अंग्रेज के खिलाफ न जाओ, चरखा काटो,
या बुनकर को बेरोजगार करो, तब वो हमारे फैक्ट्री में आएगा स्किल्ड लेबर। तो हम आज भी उसी की जय जय करते हैं। जो विज्ञान वाले हमारे नेता हैं उनको नेता नहीं मानते हैं, अंधविश्वास वाले जो हैं उन्हीं को नेता मानते हैं। इसीलिए शक, हुन, कुषाण, सिथियन, बैक्टियन, जवन, सेल्वीज, तुर्क, खिलजिली, मुग़ल, पठान, पुर्तगीज, फ्रेंच सब हमको गुलाम बनाए। तो जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम न अपनाएंगे, तर्क न अपनाएंगे, खाली अंधविश्वास में रहेंगे, तो हमारा भविष्य क्या है। और चाइना विज्ञान को पकड़ा, वो लड़के आज़ाद हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सर ने बताया है। हम समझौता से आज़ाद हुए, यह फ़र्क है। जी, भारत और चीन के बीच में एक बहुत बुनियादी फ़र्क यही है कि चीन ने विज्ञान को अपनाया, भारत ने अंधविश्वास को अपनाया, धर्म को अपनाया, और इसीलिए वजह है कि चाइना आज दुनिया का महाशक्ति बन गया है। भारत जो जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ और पीछे की ओर जा रहा है, और विभिन्न तरह की चीज़ देख पा रहे हैं आप। अंधविश्वास आज भी जोरों पर है। कभी राम की पूजा होने लगती है, कभी मंदिर बनने लगता है, कभी कुछ ढाने लगता है। खैर, ये भारत की स्थिति है। लबोलबाब यही है कि भारत आज भी अपने अतीत से जिस तरह से मतलब कट रहा है या जुड़ रहा है, जो भी कहा सकता है, विज्ञान को नहीं अपना रहा है। जब तक आप विज्ञान नहीं अपनाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी विवाद सुलझेगा नहीं आपका, क्योंकि धर्म कभी किसी भी समस्या का हल नहीं करता है। हल हमेशा करता है विज्ञान। चाइना के साथ भी अगर हमारा संबंध आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, तो भी सारा उसका विज्ञान ही होगा। और यही कारण रहा है कि बुद्ध के काल में जो वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते थे, मानते थे, तर्क की बात करते थे, उन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ा अपने साथ में, चीन को भी अपने साथ जोड़ा। लेकिन भारत जो अंधविश्वास को अपनाया और वैज्ञानिक चीज़ को अपनाया, उसने केवल गुलामी को सहा, जुल्म सहा, और आज भी किसी न किसी रूप में उसी तरीके से चल रहा देश। ये हमारा चैनल है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इन विचारों पर आप अपना मंतव्य जरूर दीजिए, ताकि हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा मजबूती से सामने पेश कर सकें। नमस्कार। नमस्कार।